डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः स्वागत है आपका सांगरिया स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने गत वीडियो में पढ़ा था कि जनांकीय संक्रमण चक्र क्या होता है। तो हमने उसमें अध्ययन किया था कि जनांकीय संक्रमण चक्र जो है उसे दो आधार पर बांटा गया है, एक तो सो ग्रामीण परिवेश में और दूसरा नगरीय परिवेश में। उसमें हमने देखा था कि जब व्यक्ति ग्रामीण इलाके में रहता है वह खेती या प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा होता है और ज्यादातर संख्या में वह अशिक्षित रूप से पाया जाता है। लेकिन जब वह वहां से उन्नति करके किसी नगर में प्रवेश करता है तो वहां नगर के अंदर वह पहुंच करके शिक्षित होता है और औद्योगिक इकाइयों से जुड़ता है। और हमने पढ़ा, इसे ही हम जनांकीय संक्रमण कहते हैं और यह अवस्था जो है वह चक्र कहलाती है। तथा हमने इसमें पढ़ा कि यह चक्र की जो अवस्था है उन्हें 3 तौर पर बांटा गया है। अब देखिए, इसी जो लेसन जो हमारा फर्स्ट पार्ट का सेकंड लेसन है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, उसका अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने कि बोर्ड पे लिख दिया है कि जनसंख्या भूगोल की आधारभूत संकल्पना है। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण है, ये जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है और ये हमारे फर्स्ट लेसन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा था कि जो सामाजिक विज्ञान का सामाजिक भूगोल के अन्य विषयों के साथ अंतरापृष्ठ है, उसमें हमने पढ़ा था कि जनसंख्या भूगोल का जनांक की जो है एक अंतरापृष्ठ विषय है जो उसके उप क्षेत्र में आता है। किसके? सामाजिक भूगोल के। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ये हमने टॉपिक पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ में। ये हमारी बुक्स के अंदर एक ब्रैकेट पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ है, इसलिए इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। जनसंख्या वृद्धि तो हमने सामान्य तौर पे पढ़ ही लिया था और मैंने आपको ट्रिक के रूप में समझाया था। जो मैं आपको पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की परिभाषा बता रहा हूं उसमें सिर्फ आपको एक ही लाइन के अंदर वर्ड जोड़ना है और वो वर्ड था कि निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में हुई वृद्धि या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। लेकिन इसके अलावा दूसरी परिभाषा, क्योंकि हमारी 2 बुक्स में अलग अलग परिभाषाएं हैं, दोनों को ही हमें पढ़ना है और जो हमें अच्छी तरह याद हो जाती है। तो अब ये ना सोचे कि मुझे ये परिभाषा याद है दूसरी याद नहीं है, दोनों को ही मान्यता है। उसमें दिया हुआ है किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर 2 समयांतरालों में जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा है। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा जनसंख्या से रिलेटेड हम कनेक्ट करके चलते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाएगी। अब इसमें जो टॉपिक दिए हुए हमने पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, फिर हमने इसके अंतर्गत देखा था कि विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि है वह 1.4 है प्रतिशत वार्षिक है और ये माना जाता है कि 2010 से 15 तक जनसंख्या वृद्धि 1.2% वार्षिक हो जाएगी। अब विश्व के बाद हम भारत का देख लें, हमारे भारत, ये इसलिए हमें एक बार वापस देखना जरूरी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर ही डिस्कस करना है। क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं और भारत की जनसंख्या वृद्धि, इसे हम सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है वह 1.64% वार्षिक है, 1.64% ईयरली, जो कि विश्व से अधिक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो मैक्सिमम बर्थ रेट वाला महाद्वीप वो है अफ्रीका। अफ्रीका में बर्थ रेट कितनी है? तो वह है 2.6% वार्षिक। फिर मिनिमम यूरोप है। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है वो मैंने लिखवाया था उसके अंदर, लाइबेरिया, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो वह है 8.2% वार्षिक। इसके अलावा न्यूनतम जो है उसके अंतर्गत डेनमार्क, लाटविया की -1.5 है, जबकि डेनमार्क की 0, शून्य, मतलब बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है। तो ये इसलिए मैंने एक बार आपको बताया है कि ये आपको पिछली कक्षा हमने पढ़े हैं तो ये रिवाइज हो जाएं। इसके अंतर्गत फिर हम इसमें पढ़ेंगे आधारभूत संकल्पनाएं जो हैं। इसमें क्या आता है? इसमें जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि के मैनी टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें आता है कि प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। इसके बाद सेकंड वास्तविक जनसंख्या
वृद्धि, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसमें धनात्मक, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। एंड लास्ट फोर्थ टॉपिक वो है ऋणात्मक, ऋणात्मक जनसंख्या, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो इन 4 टॉपिक्स को अंतर्गत दिया गया है किसके? जनसंख्या की, जनसंख्या भूगोल की। देखो यहाँ पढ़ा आपने, जो मैंने बताया जनसंख्या भूगोल, और हमने पढ़ा था सामाजिक विज्ञान के किस विषय से उसका अंतरा पृष्ठ है, तो वो था जनांकिकी से था। याद आया आपको? देखिए आपके पहले पार्ट के अंदर दिया हुआ है, जो हमने पृष्ठ बनाया था पूरे ब्रैकेट के अंतर्गत सारणी बनाई थी वो। अब ये कहता है कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है, मतलब नेचुरल, प्राकृतिक। इसको सामान्य तौर पे हम समझें कि जब 2 समयांतराल हैं, कोई एक क्षेत्र है, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समयांतरालों के बीच जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर, जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ में पैदा कितने हुए, मरे कितने, लास्ट जो बचे, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से जो जनसंख्या बढ़ती है ना, या जो जनसंख्या होती है, से हुई जनसंख्या वृद्धि, यानी इसको हम समझे हैं सामान्य तौर पे परिवर्तन। 2 वर्ड इसलिए लिखना जरूरी है, आपको जो सही लगे उसे आप पढ़ सकते हैं। हुई जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? को प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि यानी नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अब नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? सूत्र, फॉर्मूला, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि बराबर नॉर्मल जन्म माइनस मृत्यु। तो इसको हम किससे निकाल सकते हैं? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। यानी किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, उसमें 1,000 पैदा हुए, जैसे हम देखें 10,000 जनसंख्या है, ओके, 1,000 प्लस तो कितने हो गए? 9,000, ये हो गए 11,000। और मृत्यु दर मतलब इसमें मरे कितने, मान लीजिए 900। तो ये इसके अंदर अब सीधा हिसाब है कि यहाँ पर वृद्धि, अब या तो इनको आपस में कर लीजिए, 100 प्लस हो रहे हैं इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा? 10,100। तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि जो हुई वो कितने लोगों की हुई? 100 की, 100 की वृद्धि हुई। अब 100 इसका प्रतिशत निकालें आप, तो देखिए सीधा है, मतलब ये इसका 1% के बराबर हुआ ना सीधा। देखिए 10,000 का 10% कितना होगा? तो वो होगा 1000, और उसका एक जो होगा 1% कितना होगा? तो वो होगा 100। तो देखिए यहाँ जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, अर्थात इसमें 1% की जनसंख्या वृद्धि हुई। समझ में आया?
वापस समझें। देखिए मैंने लिखा है उसमें कि यदि किसी नगर की जनसंख्या, हम उदाहरण से इसलिए समझते हैं कि इससे हमें और अच्छी तरह समझ में ये आ सके, कि किसी नगर की जनसंख्या कितनी है, 10,000, उसमें 1,000 बच्चे पैदा हुए तो कितनी होगी जनसंख्या, जुड़ेंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 10,000 और 1 11,000। अब मैंने बताया कि वहाँ 900 जनों की मृत्यु हो गई, तो अब उस 11,000 में से 900 को घटाएंगे तो 10,000, 100 बचेंगे ना, 900 जोड़े तो 11,000 हो रहे हैं। अब 100 जने तो संख्या में, दर हमेशा मैंने लिखाया था गत वीडियो में कि प्रतिशत में ही ज्ञात की जाती है, इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो प्रतिशत हम निकालेंगे 10,000 का, अब ऐसे भी निकाल सकते हो 100/10,000 × 100, तो उसके अंतर्गत मतलब प्रतिशत जैसे निकालते हैं तो वो प्रतिशत में सीधा आ रहा है कि 10,000 का 100% होगा 1,000 और 1% होगा 100, अर्थात 1% जनसंख्या की वृद्धि हुई। अब दूसरा, इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। फिर हम आते हैं वास्तविक जनसंख्या वृद्धि पर। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, अब वास्तविक का मतलब नेचुरल के बाद में जो ओरिजिनलिटी होती है, वास्तविक का मतलब जन्म माइनस मृत्यु। अब इसमें वास्तविक में आएगा कि यही सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इसमें किसी एक स्थान से लोग आकर उस जगह पर कितने लोग आके बसे और कितने लोग वहां से चले गए, उसे कहते हैं वास्तविक। जैसे मैं समझाऊं, यह किस पे डिपेंड करती है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, तो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि में, तो इसका जो सूत्र होता है, सब कुछ यही परिभाषा रहती है कि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समयांतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर में जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ वो उसकी प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, तथा उस देश में कितने लोग इस स्थान पर अन्य स्थान से आकर बसे, यानी आप्रवास, और कितने लोग उस स्थान से चले गए, अर्थात उत्प्रवास, यानी अपने उद्गम स्थल को छोड़कर चले गए और कुछ गंतव्य से आकर उस जगह पर बस गए, उन सब का निचोड़ कहें, अर्थात उनका जो कैलकुलेशन है वह क्या कहलाएगा, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक जनसंख्या वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। मैंने आप्रवास उत्प्रवास समझाया था, अगर आपके उस समय समझ नहीं आया, मैं सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा, उस समय भी लिखा था, आपके समझ आएगा। जन्म का मतलब आप जानते ही हैं, पैदा, कितने शिशु पैदा हुए, कितने लोग मरे, कितने आए और कितने गए। अब इसको उदाहरण से समझाता हूं मैं, एग्जाम्पल से। देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, कितनी, 10,000। हमने पढ़ा, जैसे पिछले में पढ़ा था, उसमें 1,000 जन्म, ठीक है, कितने हो गए, 11,000, और अब 900 क्या, मृत्यु, तो कितने बचे, 10,100। यहां तक समझ आया, ये तो सेम प्राकृतिक की तरह से ही था, वास्तविक निकालिए। अब हमने पढ़ा कि इसमें आप्रवास हुआ, कितने लोगों का, मान लीजिए 1100 का, 1100 लोग इसमें आए, आकर बसे या आए। अब समझना, तो ये कितने बचे, देखिए 11,200, ओके। लेकिन इसमें से 200 लोगों का उत्प्रवास हुआ, यानी गए, दूसरे स्थान पे गए, तो ये क्या होगा, 11,000। अर्थात अब देखिए, अंतर निकालिए,
वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई? 1000 की हुई ना। तो 1000 10,000 का कितना होगा? 10%। सीधा है, 10 × 10 मतलब आप 10,000 को 10 बार जोड़ोगे 10,000 हो जाएगा। 10 × 1000 बराबर 10,000। समझ में आ गया? देखिए, एक टॉपिक को समझने में 2 हमने उदाहरण यूज किए और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए एक बार इस सूत्र को। फिर हम पढ़ते हैं धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। नाम से स्पष्ट है, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, उसे आप नोट कीजिए। जब तक मैं प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि वाले को इरेज कर देता हूं, आप उसे स्क्रीनशॉट खींच के भी लिख सकते हैं, समझते चलिए, साथ में भी उतार सकते हैं, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अब आता है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। वास्तविक में बिल्कुल स्पष्ट है कि जब किसी क्षेत्र विशेष में 2 समयांतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। यहां देखिए, अब समझना, इसमें यहां आइए, ये जो है ये यहां तक का ये समझिए, 1000 पैदा हुए 900 मरे। पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर ज्यादा रहे हैं। तो हमने देखा यहां पैदा ज्यादा हो रहे हैं, तो यहां जन्म दर अधिक है, तो ये क्या होगा? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होगा। देखिए, इसमें होगा किसी क्षेत्र विशेष में 2 समयांतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो यह जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि क्या कहलाएगा? कहलाएगा धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में 2 समयांतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो यह जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। नोट कर लीजिए इसे, इसकी परिभाषा है ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे। इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए। उदाहरण को आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट करना है जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि अगर इसे आप रफ में जिस प्रकार से समझाए वैसे नहीं लिखते हैं तो आप उसे याद करने के बाद में जब याद करेंगे कभी पेपर टाइम में या अदर डेज में पढ़ते समय तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये कैसे आया। तो मैंने जो आपको रफली चार्ट समझाया उसे भी आप साथ का साथ नोट करें और खुद सॉल्व करके देखें कि ये किस प्रकार से आता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। इसमें सीधा स्पष्ट है, सब कुछ वही रहेगा। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसमें मैं चेंज कर देता हूं और इन्हें मिटा देता हूं, इससे आपके आसानी से समझ में आ जाए। धनात्मक और ऋणात्मक का अंतर भी समझ आ जाएगा। देखिए, धनात्मक ऋणात्मक, मैं सिर्फ एक वर्ड ही चेंज करूंगा। वर्ड भी चेंज से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये देखना, इसे और इसे, तो क्या होगा? किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि हो तो उसे धनात्मक मतलब होगा कि नहीं, लेकिन जब जनसंख्या का ह्रास हो रहा है तो उसे धनात्मक, और जनसंख्या में क्या हो? ह्रास यानी कि कमी, LAPES, लैप्स, कमी आए तो क्या होगा? ऋणात्मक। समझे? पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1000 की 2000 हो गई, 1000 की 1100 हो गई, तो वो क्या होगा? धनात्मक। लेकिन 1000 की 900 हो जाए तो वो क्या होगा? ऋणात्मक। तो लिखें, इससे भी नोट कर लें आप। किसी क्षेत्र में जनसंख्या
किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। और जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में ह्रास या कमी आए तो उसे कहेंगे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब इसकी एक लाइन की परिभाषा देखिए, मैं यहाँ चेंज करूंगा जन्म दर और यहाँ आता है मृत्यु दर, ठीक है, ओके। और ये धनात्मक को हटा दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। मैं अलग पेन से लिखूंगा जिससे आराम से आपके समझ में आ जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष में 2 समयांतरालों में मृत्यु दर क्या आएगा, यहाँ जन्म दर से अधिक हो तो यह जनसंख्या परिवर्तन ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। क्लियर हो गया, बिल्कुल आपके समझ में आ गया ये कि धनात्मक जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। इसके अलावा इससे पहले हमने 2 टॉपिक पढ़े, कौन कौन से, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक के अलावा कौन सा था, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, जिसमें हमने सूत्र पढ़ा प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का सूत्र क्या था, जन्म माइनस मृत्यु। लेकिन वास्तविक जो होगी वो मैंने आपको अभी समझाया, जो हमने पूरे पैराग्राफ के रूप में समझा। इसमें हमने पढ़ा कि जन्म माइनस मृत्यु प्लस किसी देश से या किसी क्षेत्र से उस क्षेत्र में आकर कितने लोग बसे और कितने चले गए, जो लास्ट में संख्या आएगी वो क्या होगा, उसका रियल बर्थ रेट, यानी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। देखिए इसमें हमने पढ़ा था 10,000, 1,000 आए, 900 चले गए, और फिर उसमें हमने पढ़ा कि वहां पर अप्रवास कितना हुआ और उत्प्रवास कितना हुआ, 11,000 आया था। और फिर हमने पढ़ा इसके अंदर जो वृद्धि हो रही थी वो कितनी हो रही है, 1,000 की, और उसका 10% हो गया, तो उसकी हमने पढ़ी कि वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई, 10%। अब देखिए इसमें अंतिम एक टॉपिक, एक लाइन का सवाल पूछा जाता है कि प्रवास के परिणाम क्या होंगे। तो सामान्य तौर पर जनसंख्या में वृद्धि आवश्यक होती है, जो सामान्य रूप से थोड़ी बहुत बढ़े, विकासशील देशों में यह अनिवार्य है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो है वह समस्याओं को उत्पन्न करती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, संसाधन कम होंगे, और इसका परिणाम क्या होगा, बीमारियां, अकाल, महामारी, इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन को पढ़ा, आपको पूरा विषय जो अच्छी तरह से समझ में टॉपिक आया होगा, और इसका हम विस्तार से जब सेकंड बुक में पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, तो आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आपको उसमें मदद मिलेगी। तो जुड़ने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।